नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र विनय कुमार सिंह एक बार पुनः एक छोटी सी कहानी के साथ। मित्रों, एक समय की बात है। प्राचीन समय में अवध नाम का एक साम्राज्य था। उसके पास में एक छोटा अवंती साम्राज्य था। अवध साम्राज्य अपने साम्राज्य विस्तार में क्रूर था। वह अपने छोटे राज्यों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और देखते देखते वो समय भी आ गया जब अवध के शासक ने अवंती के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसको देख के अवंती का राजा बहुत चिंतित हुआ। अतः वह उसने अगले दिन एक सभा बुलाई। उसमें सेनापतियों और अपने विभिन्न अधिकारियों से उसने राय और विचार किया कि इसमें अब क्या किया जाए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए युद्ध में, क्योंकि हमारे सैनिक बहुत कम हैं, हमारे पास युद्ध संसाधन बहुत कम हैं, हमारे सैनिक अवध साम्राज्य के सामने टिक नहीं पाएंगे। इस राजा की इस बात को सुन के वहाँ का सेनापति राजा से विनम्रता से बोला, महोदय, चूँकि हमारे सैनिक भी छोटे हैं, हमारा साम्राज्य भी छोटा है, अतः हमें उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें हार मान लेनी चाहिए। राजा को उस समय यही उचित लगा, अतः उसने सभा को स्थगित किया। लेकिन राजा रात भर परेशान था। उसको रात में इस वजह से नींद नहीं आई। अतः सुबह वह एक संत के पास गया और संत से उसने पूछा, महाशय, मेरे सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर मैं अवध साम्राज्य के सामने नतमस्तक हो जाता हूँ तो कहीं न कहीं मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा और अपने जनता के सामने मेरी गर्दन झुक जाएगी। तो संत ने राजा से पूरी व्यथा जानी। उन्होंने कहा, आपका सेनापति का यह निर्णय गलत है। अतः आप अगर ऐसा सेनापति होगा तो आप निश्चित ही युद्ध हार जाओगे। अतः पहला काम आप ये करो राजन, आप अपने सेनापति को हटा के किसी और सेनापति को वहाँ पे रखो जिसका मनोबल ऊंचा हो। राजा ने कहा कि महोदय, कैसे संभव है? अभी कुछ दिनों में युद्ध हो जाएंगे और सेना में बगावत हो जाएगी। तो संत ने कहा, नहीं, इसका समाधान नहीं है, कोई तो सेनापति बनाना ही होगा जिसका मनोबल ऊंचा हो। तो राजा ने कहा, ये तो संभव नहीं है। संत ने कहा, नहीं संभव है। तो राजा ने बस ऐसे ही संत से पूछा कि क्या आप सेनापति बनोगे? तो कहा, हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। अतः राजा जो है उस संत को सेनापति बना लिया। दोस्तों, वह समय भी आया जब अवध साम्राज्य की विशाल सेनाएं अवंती को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अतः उस संत के नेतृत्व में अवंती की सेनाएं आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक मंदिर पड़ता है। अतः संत अपने समस्त सेनानियों और राजा से कहता है कि महोदय, मैं जाके ईश्वर के दरबार में जाता हूँ और ईश्वर से पूछता हूँ कि युद्ध में किसकी विजय होगी। तो राजा ने कहा, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो कहा, हाँ, लेकिन मैं जाता हूँ क्योंकि ईश्वर हमेशा हमें आगे होने वाली समस्त घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। अतः संत उस मंदिर में गया। तो मंदिर में 1 घंटा रहने के बाद वह पुनः राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो राजा ने कहा, आपके ईश्वर ने क्या कहा? तो संत ने कहा कि ईश्वर ने कहा कि आज रात को अगर मंदिर से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, एक प्रकाश वहाँ से उद्भूत होगा, इसका मतलब है कि आप निश्चय ही विजित होंगे। अतः सेना वहाँ रुक जाती है और सभी सैनिक बहुत परेशान है। राजा परेशान है। तभी रात को 11 बजता है दोस्तों, और वहाँ से रोशनी ही रोशनी मंदिर से निकलने लगती है। यह बात देख के सभी सैनिक में एक विजय जयनाद उठता है और सभी सैनिकों के आत्मबल में वृद्धि हो जाती है और उनको ये लगता है कि हम तो अब विजय करेंगे और पूरे मनोबल के साथ युद्ध में जाते हैं। दोस्तों, 21 दिन का युद्ध चलता है, लेकिन अंततः अवंती साम्राज्य की विजय होती है, क्योंकि उनके पास मनोबल था। उनको सैनिकों के लग रहा था कि नहीं, हम लड़ेंगे क्योंकि हमारी निश्चय ही विजय है। अतः पुनः विजय के पश्चात राजा और समस्त सेनानायक उस मंदिर से पुनः गुजर रहे थे। अतः राजा ने कहा, महाशय, जाइए आप अपने ईश्वर को धन्यवाद तो दे दीजिए। तो संत ने कहा, नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, क्यों? आप तो बहुत कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, दरअसल वो मेरी रचाई हुई सब एक प्रक्रिया थी। मैंने वहाँ अपने एक संत के द्वारा ढेर सारे दीपक रख दिया था
और मैंने कहा था रात होते ही उसको जलाने के लिए। राजन, मायने ये रखता है कि आप युद्ध के पहले ही कितने आपके अंदर कितने आत्मविश्वास हैं, कितने दृढ़ संकल्पित हैं। अतः आपके सेनानी और आपके समस्त सैनिक उस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने लड़ा और युद्ध में अंततः विजयी हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि अगर हम अपने आत्मविश्वास के साथ लगे रहें तो कोई भी बड़ी से बड़ी बाधाएं हमारे जीवन से क्षण भर में दूर हो जाएंगी और हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम विजयी होंगे। मित्रों, जो हम सोचते हैं वही घटनाएं बनती हैं और घटनाएं अंततः हकीकत के रूप में परिणत होती हैं। अतः हमेशा सकारात्मक बनिए और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, पुनः एक नए विषय के साथ। जैसा कि विदित है, UPSSC लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिनका सिलेबस सामान्य हिंदी है, उन समस्त टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी 1 मई से लेके लगभग पूरा मई तक हमारा एक डेमो क्लास है और इसमें हम विषय को समझने की कोशिश करेंगे और आगे 1 जून से एक स्पेशल क्लासेस चलाएंगे। वो भी क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगे। ठीक है मित्रों, उसकी जो भी जानकारी होगी आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। मित्रों, हमने पहले आप लोगों को बताया था कि हिंदी में पहले जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वह है वर्ण। वर्ण के बाद हमने बताया था ध्वनि आती है। ध्वनि से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से शब्द बन जाते हैं। तो शब्द का ज्ञान हमें ज़रूरी है कि शब्द के ज्ञान हमें उसका ज्ञान को हम इकट्ठा करें। शब्द का ज्ञान हो जाता तो शब्द के प्रकार पढ़ते हैं। फिर शब्द के प्रकार के बाद आगे जो प्रक्रिया होती है वो होती है वाक्य की, क्योंकि शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो मित्रों, हमने वर्ण पढ़ लिया, हमने शब्द पढ़ लिया, शब्द की रचना में हम लोगों ने पढ़ लिया समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ लिया। हमने अभी जो पिछला क्लास लिया था उसमें हम शब्द ज्ञान पढ़े। शब्द ज्ञान में हमने क्या पढ़ा? तत्सम और तद्भव। क्योंकि मित्रों आज शब्द ज्ञान में 2 चीज़ें और रह गई थी, वो है देशज और विदेशज। तो आज हम चर्चा करेंगे देशज और विदेशज के बारे में। मित्रों, सबसे पहले एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा के रहें। कभी कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, अतः रटने से ज़्यादा कि हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस होने की ज़रूरत है। देखें, शब्द रचना, शब्द क्या है? वर्णों के मेल से या वर्णों के समुदाय से क्या बनता है? शब्द। लेकिन वो समुदाय कैसा होना चाहिए? सार्थक। जैसे घर एक सार्थक वर्णों का समुदाय है, लेकिन घर का उल्टा अगर कर देंगे तो रग हो जाएगा। रग कोई सार्थक शब्द नहीं है, अतः सार्थक होना चाहिए। शब्द से क्या बनता है? शब्दों के भेद हमने बताया था। शब्द देखिए, उत्पत्ति के आधार के शब्द के कितने 4 प्रकार होते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर शब्द के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक है मित्रों, तो देखिए रचना के आधार पर ऋण, ऐसे शब्द जिनका खंडन न हो सके वो ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर अगर आप उनका खंडन करेंगे तो र इधर घ इधर, तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। अर्थात ऐसे शब्द जो 2 अक्षरों से बनते हैं या जिनका खंडन करने पे कोई उसकी वैल्यू नहीं हो पाती, वैल्यू नहीं रह जाती है, वो ऋण यौगिक कहलाते हैं। आगे क्या आता है? आगे है यौगिक। 2 शब्दों के मेल से क्या होता है? यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे आग बबूला, युद्ध सवार। आग और बबूला साथ में आता है तो 2 शब्द के मेल है तो यौगिक हो जाएगा। यौगिक ऋण का क्या होगा? यौगिक ऋण ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द होते हैं, अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो अपना अर्थ न देके कोई तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लंबा प्लस उदर, अतः यह यौगिक शब्द है। लेकिन लंबोदर का कोई सार्थक शब्द नहीं है, यह तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, अर्थात गणेश की तरफ। अर्थात आपने ऋण, यौगिक और यौगिक ऋण को एक कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। मित्रों, अब हम देखेंगे देशज और विदेशज क्या है। देशज ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है या किसी भी देश के आम भाषा में प्रचलित होती है, ऐसे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कटोरा, लोटा, खिड़की, डिबिया, यह भारतीय संदर्भ में एक देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द मतलब ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से भारतीय हिंदी में समाहित हो गए हैं, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहले फारसी शब्द,
दूसरे अरबी शब्द, तीसरे तुर्की, चौथे पुर्तगाली, पाँचवें अंग्रेजी। अतः हमें लोक सेवा आयोग या UPSSC क्वेश्चन वो देता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन से पुर्तगाली शब्द हैं। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर 100 शब्द सभी भाषाओं के याद कर लेंगे, 100 नहीं, अगर 50 भी याद कर लेंगे तब भी हमारे क्वेश्चन वहाँ से क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर आप याद कर लोगे तो अमूमन वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन अपने हम बेस के लिए 40 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर पूछता है फारसी शब्द तो खामोश, खरगोश, खुश, लश्कर, चश्मा, ये फारसी शब्द हो गया। इसी तरह अरबी में अमीर, फ़कीर, किताब, कुर्सी, किस्मत और कसम, ये हो जाएगा। तुर्की में हो जाएगा उर्दू, कैंची, चेचक, तोप, मुग़ल, बेगम, मुग़ल के साथ सब लोग आते हैं, तोपची, ये सब हो जाएगा फारसी। ये सब हो जाएगा तुर्की। अब हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली मित्रों 5 शब्द हैं जिसको कमीशन हर बार पूछता है, आप याद कर लो। पहला है उसमें आलमारी, तीसरा है आल्पीन, चौथा है अलकतरा, पाँचवा है तंबाकू। अंग्रेजी में अंग्रेजी के शब्द तथा कथित सभी लोग जानते हैं, उससे चिर परिचित होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द बहुत परेशान करता हुआ लालटेन। लालटेन शब्द अंग्रेजी शब्द है, लेकिन लोग गलती से इसको फारसी लगाते हैं। अतः लालटेन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ऑफिसर, ये सभी शब्द हैं आपके अंग्रेजी। अतः मित्रों, आज बस इतना ही, आगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।